ड्यू टू दिस एआई डेटा इंजीनियर की जॉब जाने वाले हैं। नहीं, करियर किसी का ख़त्म नहीं होगा। आईटी चूज़ कर रहे हो मतलब आपने रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना देखना है। है, सीखना है। क्विक लर्नर इज़ अ मेन की पॉइंट इन आईटी। सो एनालिस्ट का काम एनालिसिस करना होता है। एनालिस्ट किया हुआ डेटा उसको सिर्फ डैशबोर्ड पे दिखाना है। मतलब मेरे पास पूरे स्टोर का डेटा है, लेकिन उसमें से कौन से पिक पीरियड है ये डिफाइन करना, वो डेटा एनालिस्ट का काम है। मैं फ्रेशर हूँ, मुझे अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट करना है। विच क्लाउड आई शुड प्रेफर? क्लाउड ये डेटा स्टोरेज के लिए है। अब कोई भी क्लाउड से किसी भी डेटाब्रिक्स में किसी से भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अभी ये हार्डुप चल रहा है कि नहीं चल रहा है मार्केट में? ऐसा है कि एनी लास्ट सजेशन दैट यू वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट जिनको अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में या फिर डेटा साइंस में अगर स्टार्ट करना है? हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज़। सो जैसे हम लोग हमेशा पॉडकास्ट करते रहते हैं, उसी तरह से आज भी हम लोग एज अ डेटा इंजीनियर पॉडकास्ट करने वाले हैं। सो वी हैव अ गेस्ट, अमोल देशमुख। ही इज़ हैविंग अराउंड 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा इंजीनियर। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में काम किया। सो एज आई सेड, लाइक ही स्टार्टेड हिज करियर इन टू द वेब डेवलपमेंट एंड फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू डेटा इंजीनियरिंग में वहाँ पे उन्होंने करियर स्विच किया। सो बेसिकली हम लोग उनका जर्नी समझेंगे, किस तरह से वो सारा जर्नी डेटा इंजीनियरिंग में आया एंड नाउ ही इज़ वर्किंग विद डेटा साइंस ऑल्सो। सो अगेन लाइक ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू द डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। मुझे ये जानना था कि आपकी जो ओवरऑल जर्नी है, लाइक एज ए सेड, लाइक हम लोग इंटरनल जब डिस्कस कर रहे थे, यू सेड कि आपने आपका करियर वेब डेवलपमेंट से डेटा इंजीनियरिंग में किया, तो वो कैसा था? बट उसके पहले मुझे ये जानना था कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मेरा कॉलेज एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है अराउंड 2014 में। उस टाइम पे आईटी में थोड़ा बूम चल रहा था, और उसके जस्ट पहले 2-3 साल पहले आईटी में क्रैशेस भी आ चुके थे। ओके। सो उसके चलते पूरा इंडस्ट्री में अराउंड मतलब ओपनिंग्स था, लेकिन स्किल्स नहीं था लोगों के पास। तो हमने ये कॉलेज डेज़ में ही जान लिया था। और कॉलेज का जो प्रोजेक्ट रहता है उसमें जो मेरा टीम था उसमें हमने वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया था, और उसके अकॉर्डिंग तो मैं पीएचपी और एचटीएमएल और उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट था। ओके। तो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा और पीएचपी में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि इसमें क्विक और ओपनिंग्स भी ज़्यादा रहती थी उस टाइम। और ओके। वेब डेवलपमेंट वाज इन अ पिक पॉइंट दैट करेक्ट। टाइम। सो मैंने वही पिक किया जो ट्रेंडिंग है। और जल्दी और थोड़ा फैमिली का फाइनेंशियल देखते मेरा कॉलेज का खर्चा और वो सब संभालते समय मैंने लास्ट ईयर में ही थोड़ा थोड़ा काम करना चालू कर दिया था अच्छा। प्रोजेक्ट्स पे या टीचिंग में वगैरह। और उसमें मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया। एक कंपनी ने दे दी अपॉर्चुनिटी की इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप मेरा था फ्री 6 मंथ के लिए। ओके। लेकिन मतलब जब मैंने ज्वाइन किया तब सब बोल रहे थे कि क्यों ज्वाइन किया, फ्री वाले क्यों काम कर रहे हो। लेकिन राइट। मुझे वहाँ पे जो लर्निंग और सीखने का जो चांस मिला, जो कि एक्चुअल फ्लो कैसे होता है, काम कैसे चलता है, या लोग कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे 4 लोग मिलके काम कैसे करते हैं, टीम वर्क कैसे होता है, ये सारी बातें मुझे वहाँ पे पता सराउंडिंग में पता चल गई। भले मैंने उस टाइम पे उनके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मैंने कुछ काम नहीं किया था, लेकिन इट वाज माय लर्निंग फेज। सो आफ्टर 6 मंथ मैंने थोड़ा फाइनेंशियल, अभी पुणे जैसे सिटी में स्ट्रगल करना, स्ट्रगलर एज ए स्ट्रगलर, तो मैंने स्विच कर दिया 6 मंथ के बाद। तो वहाँ पे मुझे अराउंड 1 लाख पर एनम वाला सैलरी ऑफर लेटर मिला। कहाँ पे, मतलब जैसे कितने टाइम रुके आप पहली कंपनी में? पहली कंपनी में मैं 5 से 6 महीने था, एज ए इंटर्न था। अच्छा। और उसके बाद एज ए जूनियर ज्वाइन हुआ। हम्म। वहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए ईयरली ऐसा कुछ पैकेज ईयरली? ईयरली ईयरली आई थॉट लाइक एकदम 6 महीने नो में नो कैसे, क्या 1 महीने का सैलरी ईयरली आती है? पैकेज था, अच्छा, ठीक है। स्प्लेंडर नेट टेक्नोलॉजी करके। ओके।
लेकिन वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस और मेरा आइडियाज़ देख के उन लोगों ने विद इन 6 मंथ अच्छा खासा 3 लाख मतलब टॉर्च बढ़ा कर दिया दिया। आपका। और वहाँ पे काम चलता था इसमें मैजेंटो में। उनका ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट का था। और जो मेरे सीनियर थे सौरभ कुलकर्णी करके, उनके गाइडेंस के अंडर मैंने बहुत कुछ वहाँ पे भी सीखा। और वहाँ पे थोड़ा मतलब डाउनफॉल या बैक एंड प्रॉब्लम्स और जैसे कि आप बोल सकते हो कि क्लाइंट को खुश कैसे करना, हुँ। दिखावा कैसे करना, ये अच्छा। सारी चीज़ें भी वहाँ पे मुझे पता चल गई। हुँ। लेकिन और मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बैकएंड से पॉसिबल नहीं है बराबर। लेकिन यूआई में चाहिए। हुँ। तो उस टाइम पे हम कुछ तो जुगाड़ लगा के या जावास्क्रिप्ट तो हैंडी था मेरा उस टाइम पे, हुँ। और पीएचपी। तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। 1 साल के बाद फिर से स्विच किया। मुझे वो बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। हुँ। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट बेस था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। और वहाँ पे मुझे मतलब एज ए वेब डेवलपर ही ज्वाइन हुआ था, लेकिन वहाँ पे मुझे एंड्रॉयड ऐप पे काम करने का मौका मिला। ओके। जो अपना इंडियन जुडिशल सिस्टम है उनके लिए उनको ऐप चाहिए था ओके। कोर्ट के लिए। तो और मैंने देखा कि वहाँ पे बैकएंड में मतलब वो टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इतना बड़ा डेटा भी होता है बैकएंड में, और इतना अच्छा। बड़ा क्वेरीज लगाना पड़ता है। हुँ। क्वेरीज एक सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम भी आधा घंटा लेता था, अच्छा। इतना डेटा था। तो वहाँ पे फिर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करना है। वेब फ्रंट एंड मेरा एपीआई कॉल्स ही थे, लेकिन उसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन, ये क्वेरी नहीं चल रही है, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं चल रहा है, फिर कॉलम के नाम डालो, उससे थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, मतलब टाइमिंग कम, क्वेरी फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर करते 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 थोड़ा डेटाबेस में भी मेरा हैंड्स ऑन चला गया, और मुझे वहाँ पे ब्रेक थ्रू मिल गया कि बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी जैसे बिग डेटा तब रिसेंटली लॉन्च हुआ था। करेक्ट। और बिग डेटा, हाइव, पिग, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में मैंने वो टाइम पे काम किया। और वहाँ पे जो सीनियर्स थे, जो गवर्नमेंट वाले सीनियर्स थे, वो भी अच्छे से गाइड करते थे कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। मतलब हम अगर कोई प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर मैं सोच रहा हूँ तो मुझे 2-3 चीज़ें या कंडीशंस पे मैं काम करूँगा, लेकिन उनका कैसा था कि जो भी एप्लीकेशन है, अभी गवर्नमेंट एप्लीकेशन है तो फिर 10-10, 15-15 साल तक कोई अपडेट नहीं होता है उसमें, लेकिन क्रैश नहीं होना चाहिए। हुँ। तो इस पर्सपेक्टिव से वो लोग हमें सजेशन भी देते थे, और हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हो गया, डेटा रैंगलिंग हो गया, या एपीआई कॉल्स वगैरह, ये मतलब एकदम अच्छे से था। और वहाँ पे मैंने मेरे जो कलीग्स थे वो वेल एक्सपीरियंस थे, उनका भी गाइडेंस मुझे अच्छे से मिला। और वहाँ पे मुझे फर्स्ट चांस मिला कि मैं बिग डेटा में काम करूँ। अच्छा। वहाँ पे मैंने हाइव अच्छे से हैंड्स ऑन कर लिया, पार्टीशन टेबल्स क्या होता है, बैक एंड टेबल क्या होता है, एक्सटर्नल टेबल क्या होता है, इंटरनल टेबल क्या होता है, ये सारे। उसके पहले मुझे आई वॉज जीरो इन एक्सक्यूएल। ओके। बट वहाँ पे अच्छा ब्रेक थ्रू मिला, 2 साल मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। और उसके बाद मैंने एल ज्वाइन किया। हुँ। एल पे मैंने एज ए डेटाब्रिक्स इंजीनियर ज्वाइन किया। अच्छा। और मतलब हाँ, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव मैंने थोड़ा मतलब ये एक ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, तो थोड़ा आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ पे ये लोग काम करते थे जो भी करंट नहीं है। लेकिन बाहर मार्केट में ऐसा था कि डेटाब्रिक्स आ चुका था, मतलब ये लोग अभी बिग डेटा पे काम कर रहे थे, लेकिन बाहर मार्केट में डेटाब्रिक्स लॉन्च हुआ था, अज्यूर अच्छे से चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर क्लाउड बहुत कुछ मार्केट में बूम था उस टाइम पे। तो मैंने एटलीस्ट इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया और एल में ज्वाइन किया। एल में मुझे 2 प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। एक बैंकिंग सेक्टर था और एक एलिवेटर कंपनी था, ओटिस एलिवेटर्स। तो उनमें वहाँ पे मुझे लाइव डेटा पे काम करने का मौका अच्छा। मिला, जो भी स्ट्रीमिंग डेटा। हुँ। उनके आईओटी सेंसर्स थे, वो सेंसर्स डेटा मतलब स्ट्रिंग भेजते थे, उसमें से या लॉग्स से डेटा उठाओ कि उनका नेक्स्ट अपकमिंग सर्विस कब होगा एलिवेटर का, वो सब प्रेडिक्शंस टाइप था। लेकिन मैं वो प्रेडिक्शन में काम नहीं करता था, मैं बैकएंड में पाइपलाइंस वगैरह बनाता था, ओके। एडीएफ पाइपलाइंस। और डेटा जो आईओटी डिवाइसेस का डेटा है वो एडीएलएस में स्टोर करके वो लोग रीड करते थे ऐसा।
और वो करते करते मुझे दूसरा, मैंने फिर से 2 साल बाद स्विच किया हम्म, वहाँ पे यस टेक्नोलॉजी में इन कोविड डेज। तो वहाँ पे ऐसा था कि उनका माइनिंग कंपनी था, ओके। और माइनिंग एंग्लो अमेरिका करके माइनिंग कंपनी है, बहुत पुराना है, 200-300 साल पुराना है वो। हम्म, तो वहाँ पे उनको कोविड में जो उनके माइनिंग में काम करते हैं उनके लिए कुछ बनाना था कि इन्फेक्टेड ना हो। अच्छा। तो वो हम क्या करते थे कि कौन सा वर्कर कौन से टनल में कितनी देर रहा है, उसके साथ कितने जन थे, वो सब डेटा था आता था हमारे पास। वो एक छोटा प्रोजेक्ट था, फर्स्ट 6 मंथ वो उसमें स्पेंड किया। और उसके बाद उनका मिट्टी का रीडिंग आता था, हम्म, स्टोन्स का रीडिंग आता था, उसके हिसाब से कौन से मिट्टी में कितना मॉलिक्यूल्स है, हम्म, कितने परसेंटेज में है, उसमें फिर माइनिंग में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, नया कुछ जगह होता, वो सब डेटा वो लोग डैशबोर्ड्स बनाते थे और उसके ऊपर काम था। और उसमें फिर से शॉवेल्स, ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक्स थे, बड़े बड़े जेसीबीज वगैरह, तो उनका भी फ्यूल इकोनॉमी और वो सब कैलकुलेशन था, डैशबोर्ड्स थे बहुत सारे, उसमें अच्छे से काम करने का मौका मिला। और फिर जब मैंने यस से फिर मैं प्योर सॉफ्टवेयर में ज्वाइन हुआ, और वहाँ से क्लाइंट एज अ प्रूडेंशियल है अभी। वहाँ पे मुझे एज अ डेटा साइंटिस्ट भी कुछ मौका मिला काम करने का। ओके। जैसे जैसे मतलब प्रोजेक्ट आते गए, मैं वैसे वैसे नई सीखता नई गया, टेक्निक। मैं नया टेक्नोलॉजी एक्वायर करता रहा। और अभी भी मतलब जो मेरा करंट कंपनी है वहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है। उस इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग पूरा यूज़र का जर्नी चेक करते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो कौन से पेज पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया, या अच्छा। कौन से प्रोडक्ट पे आप इंटरेस्टेड हो, या आपकी कोई फीडबैक देते हो तो फीडबैक में आपका सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंटल एनालिसिस भी, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा। ये सब। और वहाँ पे अभी जो मेरा टेक्नोलॉजीज़ में है, ये मैं गूगल बिग क्वेरी में काम करता हूँ अच्छा। वहाँ पे। और डेटा जॉब शेड्यूलिंग के लिए मेरे पास एयरफ्लो है, एयरफ्लो के डैग्स लिखता हूँ। एयरफ्लो के डैग्स एक क्वेरी में बंच होके रहते हैं, उसमें सीक्वेंस वाइज जॉब रन होता है, और बैकएंड का जो उनका सोर्स डेटा है वो उठा के प्रोसेस करके फिर बिग क्वेरी टेबल्स बनते हैं। उस बिग क्वेरी टेबल्स के अंदर जो भी हमारे मॉड्यूल्स है वो रन होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस या यूज़र जर्नी, फनल एनालिसिस, ये सब। और हम लोग ओवरऑल काउंट या फिर लॉगिन जर्नी, रजिस्ट्रेशन जर्नी, या कभी कभी होता है कि हम जब किसी इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं तो हम साल में एक बार पेमेंट करते हैं, तो हर बार रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं समझते हैं, कभी कभी बिना रजिस्ट्रेशन के भी हम पेमेंट कर देते हैं। तो वो भी जर्नी ट्रैकिंग है, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस है। तो अभी मेरे टीम में एक यूआई डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर है जो कि डैशबोर्ड बनाता है, एक डेटा एनालिसिस्ट है, और मैं एक डेटा, ऐसा 2-3 जनों का टीम है। ज़्यादा बड़ा टीम नहीं है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल मॉड्यूल्स है, जैसे अच्छा। कि उनका पेमेंट मॉड्यूल हो गया, यूज़र जर्नी मॉड्यूल हो गया, फीडबैक मॉड्यूल हो गया, हेल्थ हाई हो गया। उनके अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग उनका फाइनेंशियल या फ्यूचर प्लानिंग्स ये सब होता है। और मोस्टली 90% पूरा प्रोजेक्ट डेटा साइंस में है। अच्छा। और हमारा मेरा जो इंडिविजुअल जर्नी है उसमें मैं बिग क्वेरी टेबल्स ज़्यादा से हैंडल करता हूँ, और डेटा ब्रिक्स कभी कभार, अच्छा। डिपेंड्स ऑन सोर्स डेटा। हम्म। इनिशियली जब मतलब मेरे मेरे ज्वाइन करने से पहले मेरे कंपनी में सारा डेटा ब्रिक्स तो ही हैंडल होता था, लेकिन कॉस्ट, और अभी बिग डेटा में बिग क्वेरी में कैसा है कि आप जितना डेटा फेच कर रहे हो उसके हिसाब से कॉस्टिंग है। ओके। और डेटा ब्रिक्स में ऐसा है कि आप कितना डेटा प्रोसेस कर रहे हो उसके हिसाब से। उसके हिसाब से है। तो ये कॉस्ट कटिंग के वजह से इन लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजीज़ में इन्हेंसमेंट किया है। ओके। कुछ कुछ डेटा और कुछ सोर्सेस सेम ही है। तो और जो कंपनी का डेटा मतलब ऐप है वो मल्टीपल कंट्रीज़ में, एशियस कंट्रीज़ मतलब मलेशिया, ये चाइना, वियतनाम, यहाँ पे ज़्यादा चलता है। तो वहाँ का डेटा प्रोसेस करते हैं उनके टाइम जोन, कभी कभी
हम यहाँ इंडिया में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो करंट डेट लगा दिया तो इंडिया के हिसाब से आ गया, 2 3 8 4 5 घंटे का डिफरेंस होता है हर टाइम जोन के हिसाब से। तो फिर वो हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन है, अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से हर डेटा प्रोसेस करने में, और फाइनली फाइनेंशियल का उनका जो डैशबोर्ड्स है उनके मैचेस, जैसे कि यूज़र ने पेमेंट कर दिया और कंपनी के पास क्या आया है, इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है, या किसी कस्टमर ने फीडबैक दे दिया तो उसका पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, अगर उसने पहले फीडबैक दिया है तो वो कैसा था फीडबैक, अभी कैसे उस अभी क्या दिया है, उसमें कितना डिफरेंस है, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो मतलब कोई कस्टमर है तो वो कौन से एजेंट थ्रू आया है, कौन से कैंपिंग में वो आया था, कौन से एजेंट थ्रू आया था, वो सब लीनेज पूरा ट्रैक होता है। और उसके हिसाब से एजेंट का परफॉर्मेंस भी उसमें कैलकुलेट होता है, कस्टमर का अपीयरेंस या बिहेवियर भी वहाँ पे ट्रैक होता है। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादातर मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये लोग ये पूरा डेटा उनके मार्केटिंग के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। सो बेसिकली काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 10-15 मिनट तो बात किए। सो वी स्टार्टेड लाइक यू स्टार्टेड विद द यूआई डेवलपर, फिर यूआई से एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है, काफ़ी कंपनी आपने स्विच किया है। एंड द गुड पार्ट अबाउट द कंपनी, जब आप स्विच करते हो तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम करने को मिलता है, पैकेज तो ऑब्वियसली बढ़ता ही है। जब भी स्विच करो, मतलब आप जो पहले काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में, अगर उसी में अलग से स्विच दूसरे, आप बस कंपनी का अगर लेबल ही चेंज करना है तो मत करो स्विच। अगर कुछ नया सीख के कुछ नया चांस मिले तो स्विच करने का प्लान राइट अच्छा है, राइट, क्योंकि अब आप स्विच एक तो 2 चीज़ों के लिए मोस्टली करते हैं आईटीएंस, एक तो पैकेज बढ़ाने के लिए बराबर है। या कुछ नया सीखने के लिए कि पुराना वही वही कर रहे हैं, बोर हो गया। तो जब भी स्विच का प्लान करो तभी कुछ आप में कुछ इन्हेंसमेंट करो तो आपको मिलेगा भी इन्हेंस। करेक्ट है, करेक्ट है। नहीं लेकिन अच्छा है, मतलब लाइक जब मैं आपका जर्नी सुन रहा था तो यूआई डेवलपर से आपने अलग अलग कंपनी, मतलब यूआई डेवलपर से फिर आप पहले हाडूप में गए। हाडूप लाइक व्हेन द डेटा इंजीनियरिंग स्टार्टेड तो हाडूप से स्टार्ट हुआ था। हाडूप के बाद में फिर डेटा ब्रिक्स में स्टार्ट किया। सो यू डेफिनेटली लर्न अबाउट द क्लाउड एंड ऑल। फिर उसके बाद में अभी आप डेटा साइंस में भी काम कर रहे हो। सो अगेन लाइक क्योंकि हमारे पास में जो सब्सक्राइबर है या फिर जो हमारे फॉलोअर्स है, वो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि क्या मैं अपना करियर वेब डेवलपमेंट से डेटा इंजीनियरिंग में कर सकता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन आपने दिया। आपने ये भी सॉल्यूशन दिया कि डेटा इंजीनियरिंग से क्या मैं डेटा साइंस में जा सकता हूँ, तो वो भी आप इंस्पिरेशन हो, तो इट्स गुड थिंग। और मुझे ये पूछना था कि जैसे आप अभी हाडूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है मार्केट में? ऐसा है कि कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड नहीं होती, या कोई टेक्नोलॉजी एकदम मार्केट के बाहर गई है कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा। कोई ना कोई कंपनी उसके रिलेटेड काम होता है इंडस्ट्री में, कोई ना कोई कंपनी, मतलब उनको अपडेट नहीं चाहिए, जो ऐसा भी होता है कि जो चल रहा है वो चल रहा है अच्छे से, उसको क्यों हिलाना। राइट। और अभी जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी जब मैं 10 साल पहले जावास्क्रिप्ट में काम करता था, अभी उसके बाद नोड जेएस आ गया, एंगुलर जेएस आ गया, रिएक्ट जेएस आ गया, अभी भी लोग जावास्क्रिप्ट में भी काम करते कर रहे हैं। हैं। आउटडेटेड हो गया, मतलब जिनको इन्हेंसमेंट का चाहिए, जिनको मार्केट के हिसाब से चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो वो लोग मतलब नया टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं मतलब उनका बिजनेस बंद है। नहीं वो तो है ही, वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप बोल रहे थे कि मैं एलटीए में काम कर रहा था, पर्सनली मैंने भी एलटीए में काम किया। जब मैंने अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट किया, उस टाइम पे भी वो लोग हाईवे पे ही काम कर रहे थे। हाँ। सबसे ज़्यादा काम उनका हाईवे पे ही है। उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि उनका डिस्कशन चल रहा था क्लाइंट के साथ में कि कैन वी मूव टू द क्लाउड। तो सिंस इट इज़ अ बैंकिंग सेक्टर, उन्होंने बोला कि नहीं। बैंकिंग सेक्टर्स थोड़ा प्राइवेट क्लाउड में प्रेफर करता है पब्लिक क्लाउड से अच्छा। और जो भी मतलब आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हो, बस आपने स्किल, एक मेन स्किल होता है कि क्विक लर्नर चाहिए। जो भी आप कुछ नया सुनो भी तो एटलीस्ट उसका विकिपीडिया तो पढ़ लो, ये आपके लिए कभी भी मतलब फ़ायदेमंद होता है राइट। कि। और ऐसा नहीं है कि हाँ ये मतलब आप टीम में काम कर रहे हो, ये बंदा पावर बीआई पे काम करता है, मैं बैकएंड में काम करता हूँ, मुझे पावर बीआई से कुछ लेना देना नहीं है, मैं यहाँ से डेटा पाइपलाइन करूँगा, पाइपलाइन में जो भी प्रोसेस है मैं करूँगा, आगे वो देख लेगा, ऐसा कभी मत करना।
क्योंकि कभी भी आप जब टीम में काम कर रहे हो तो हर बंदा क्या काम कर रहा है ये ये हमें आपको पता नहीं। एटलीस्ट पता होना चाहिए, और वो क्यों कर रहा है वो पता होना चाहिए। और मेन कि जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और सिमिलर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है, लेकिन यही क्यों, ये आपको अगर समझ में आ गया ना तो आप 50% अचीव हो प्रोजेक्ट राइट। में। काफ़ी लोगों का ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस। डेटा इंजीनियर इज़ लाइक, सपोज अपना हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक सपोज मल्टीपल डेटा इंजीनियरिंग इज़ आपका डेटा अरेंज करना, आप वेल मैनर में अरेंज करना, दैट्स डेटा इंजीनियरिंग। एंड डेटा साइंस ये है कि डेटा साइंस में आपको उस जो अरेंज हुआ हुआ डेटा है उसके बेसिस पे आपको क्या डिसीजन लेना है बिजनेस ओके। में, वो है डेटा साइंस। कि फ्यूचर में क्या कर सकते हो, या आपका जो बिजनेस है वो आपका क्या परफॉर्म दे रहा है, क्या परफॉर्मेंस कर रहा है आपका। और उस अभी सपोज कोई प्रोडक्ट है जो दिवाली में बिकता है, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपका डेटा वेल मैनर में सेट होगा बराबर है। और उसका जो सेलिंग एंड वो जो रेशो है वो आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर सीज़न में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, दैट्स डेटा इंजीनियरिंग। ओके। और उसके बिहाफ ऑफ आप जो भी डिसीजन लोगे और उस डेटा पे मतलब अभी आप सपोज दिवाली में फॉर एग्जांपल मोती साबुन बिकता है ज़्यादा, बराबर है। तो कंपनी को पता कैसे चलेगा कि हाँ मोती साबुन में इस पीरियड में ऑफर लगाएंगे तो ये ज़्यादा बिकेगा, दैट्स डेटा साइंस। और डेटा इंजीनियरिंग ये कहता है कि हाँ मेरे पास ये डेटा है और ये डेटा ये कहता है, आपको वो डेटा क्या कह रहा है वो सुनना है और उसके हिसाब से अगर आपको डिसीजन लेना है तो डेटा साइंस काम आता है। ओके। एंड डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट वही, मतलब डेटा है मेरे पास लेकिन उसको एनालिसिस करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर सीजन में बूम करता है, ये जो एनालिसिस होता है वो डेटा एनालिस्ट करता है। ओके। सो एनालिस्ट का काम एनालिसिस करना होता है कि सिर्फ एनालिस्ट किया हुआ डेटा उसको सिर्फ डैशबोर्ड पे दिखाना है। नहीं, डेटा एनल मतलब मेन काम तो डेटा एनालिस्ट का ही है। मतलब मेरे पास पूरे स्टोर का डेटा है लेकिन उसमें से कौन से पिक पीरियड है ये डिफाइन करना या बिजनेस इनसाइट्स निकालना उसमें से, वो डेटा एनालिस्ट का काम है। और वो जो बिजनेस इनसाइट्स निकालता है, मतलब जो डेटा जो भी स्टोरी बता रहा है वो स्टोरी प्रिडिक्ट करना डेटा एनालिस्ट का काम है। ओके। और मतलब सपोज आपके पास कैरेक्टर्स हैं लेकिन उसको एक स्टोरी में बिठाना डेटा एनालिस्ट का काम है, ओके। और उस स्टोरी से प्ले कराना डेटा साइंस का काम है। ओके। ओके। सो अब जब हम रोल की बात करते हैं, डेटा एनालिस्ट, फिर डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, इसमें सबसे पहला रोल किसका आता है? फर्स्ट रोल आता है डेटा इंजेशन, अच्छा। जो भी आपका सोर्स है, मतलब क्लीन डेटा इंजेशन। जैसे कि अभी सपोज मैं इनिशियली मैं किसी लॉग को एनालिसिस करना चाहता हूँ और उस लॉग के बेसिस पे मैं कुछ बिजनेस डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो फर्स्ट स्टेप आता है कि आपका जो भी जितने भी सोर्सेस है उन सारे सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करना। और एक जगह पे रखना। हाँ, दैट्स डेटा इंजेशन। हाँ, तो दैट इज़ अ रोल ऑफ डेटा इंजीनियर, राइट? हाँ यस, ओके। डेटा इंजीनियरिंग में रोल आता है कि आपका डेटा कलेक्शन और डेटा अरेंजमेंट, ओके। ये दो मेन रोल होते हैं डेटा इंजीनियरिंग में। और उसके बाद जो भी आप पाइपलाइन का जो मतलब कौन सा डेटा कितने फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, या कोई डेटा डेली आ रहा है कोई डेटा वीकली आ रहा है, उसके हिसाब से उसको अरेंज करना और पाइपलाइंस रन करना और एक कलेक्टिव प्लेस पे वेल मैनर में अरेंज करके रखना, ये डेटा इंजीनियरिंग का काम है। तो अभी डेटा इंजीनियरिंग में जो लेटेस्ट में जैसे टॉप डिमांडिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी चल रही है अभी? अभी टॉप में है जैसे कि डेटाब्रिक्स है, डेटाब्रिक्स। ये तो मैं कहूँगा कि एकदम टॉप मोस्ट में है ओके। डेटाब्रिक्स, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ से ही फर्स्ट स्टार्ट हुआ कि यूआई इंटरेक्शन डेटा के साथ। उसके डेटाब्रिक्स के पहले सब हाडूप पे काम चलता था, ब्लैंक स्क्रीन था, कमांड प्रॉम्प्ट था, उसी पे काम चलता था। और जब से डेटाब्रिक्स आया उस तब से टैब्यूलर फॉर्म में आप डेटा प्रोसेस कर सकते हो अच्छे से। और उनका ये है कि जो भी क्लस्टर है वो क्लस्टर भी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है,
और उसके कंपटीशन में अभी BigQuery भी है। ओके। BigQuery में भी आप जैसे कि गूगल प्रोडक्ट, अलग अलग क्लाउड के अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे कि PubSub है। जैसे Azure में आप ADF डेटा फैक्ट्री यूज़ करते हो डेटा पाइपलाइन के लिए और कलेक्शन के लिए, वैसे गूगल क्लाउड में PubSub है, वहाँ पे भी पाइपलाइन बनाते हो आप। डेटा प्रॉक भी है। डेटा प्रॉक में भी अगर आपका पूरा डेटा सोर्सेस पूरे GCP में है तो गूगल प्रॉक अच्छे से रिजल्ट देता है, इजी Dataproc is the कनेक्टिविटी। product of AWS, right? नो, इट्स गूगल। गूगल प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, उसको EMR बोलते हैं ना आप लोग? नहीं, EMR तो अज्योर में आता है। अज़ूर में? अच्छा, ठीक है। सो अभी जैसे बोला आपने कि डेटाब्रिक्स आपको पता होना चाहिए अच्छे से, राइट? या मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाउड ऑल्सो, कि आपको या एक क्लाउड अच्छे से पता अज्योर होना चाहिए। डेटाबेस, यस। तो हाँ, वही फिर क्लाउड में वही हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में स्टार्ट करना है, विच क्लाउड आई शुड प्रेफर? जैसे कि अभी डेटाब्रिक्स अगर हम पकड़े फॉर एग्जांपल, क्लाउड ये डेटा स्टोरेज के लिए है। आप कोई भी क्लाउड से किसी भी डेटाब्रिक्स में किसी से भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जैसे कि स्नोफ्लेक्स हो गया। और बाकी क्लाउड ये बस आपका प्लेटफॉर्म है। अज्योर हो गया, AWS हो गया, या आपका गूगल हो गया। इनके मतलब टूल सेम ही है, बस नाम अलग अलग है और प्राइसिंग कॉस्टिंग थोड़ा अलग है। ओके। बाकी इनका इंटेंशन सेम ही है। अच्छा, तो हम कोई भी क्लाउड चूज कर एनी सकते क्लाउड हैं? यू कैन चूज। क्योंकि हमेशा हम लोग मैं तो हम लोग हमेशा अज़ूर डेटा इंजीनियरिंग का नाम काफ़ी सुनते हैं। अज्योर का ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का और डेटाब्रिक्स का कोलैबोरेशन है, तो इनकी जो कनेक्टिविटी है थोड़ा इजी है। ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप वाली कनेक्टिविटी है। हम्म। जैसे कि आप AWS के साथ अगर डेटाब्रिक्स कनेक्ट करने जाओगे तो उनके लिए की वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ें बीच में आती है। कभी कभी डिबगिंग में थोड़ा इशू आता है ओके। अज्योर और डेटाब्रिक्स में। सो अभी के केस में काफ़ी लोग पूछते हैं, इफ़ आई वांट टू स्टार्ट माय करियर एज अ डेटा इंजीनियर, तो किस तरह से, मतलब कौन सी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए? 70% एक मिनट, डेटाब्रिक्स। हाँ। डेटा एज अ डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल चूज जब हम करते हैं तब आपको मेनली फोकस 30 to 40% क्लाउड में देना चाहिए, और बाकी जो है वो डेटा प्रोसेसिंग वाले जो टूल्स हैं, जैसे कि पाई स्पार्क हो गया, स्पार्क हो गया। मेनली आपको स्पार्क का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि स्पार्क काम कैसे करता है। ओके। और स्पार्क को एक्वायर किया है डेटाब्रिक्स ने, मतलब स्पार्क को इंटीग्रेट किया है डेटाब्रिक्स में UI में। सो जब आपको क्लस्टर कैसे चलता है या कोई डिस्ट्रीब्यूटेड में कोई आपको टास्क कैसे कंप्लीट करता है वो, और कोई जैसे कि क्लस्टर कोई एक नोड डाउन हो गया तो वो पिक कैसे करता है, वो सब स्पार्क आर्किटेक्चर में आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि स्पार्क आपका है, पाई स्पार्क है, पाइथन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पाइथन अच्छे से परफॉर्म करता है। ज़्यादा अगर डेटा हो, डेटा वॉल्यूम ज़्यादा है तो पाइथन इज़ अ वेल मैनर। जावा भी है, जावा से भी आप कर सकते हो। और उसके बाद SQL कंपेटिबिलिटी भी देता है, SQL में भी आप क्वेरी प्रोसेसिंग कर सकते हो। और डेटाब्रिक्स में ये सारे टूल्स हैं। और स्पार्क जो है ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कंपेटिबल है, जैसे कि स्काला हो गया, पाइथन हो गया। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है तो चल जाएगा, जैसे कि SQL और ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग, और आप सिर्फ SQL से भी डेटा प्रोसेस कर सकते हो। इसमें 20-30% पाइथन थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे कि पांडाज है, नंपाई है। ये सारे डेटा जैसे कि स्पार्क और पाई स्पार्क पाइथन का कॉम्बिनेशन है, वो डेटाब्रिक्स में आप यूज़ कर सकते हो। मेनली एज अ डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल आपको देखना है कि 40% आपको क्लाउड आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, स्पार्क आना चाहिए, पाई स्पार्क, और स्पार्क का आर्किटेक्चर वगैरह पता होना चाहिए, और डेटाब्रिक्स। पाइथन का कितना इंपॉर्टेंस है डेटा इंजीनियरिंग में? पाइथन मेन है, ऐसा नहीं, पाइथन, स्काला और जावा, एनीथिंग। बट अगर हम पाइथन प्रेफर करें तो पाइथन ही आप कोड लिखने के लिए पाइथन से ही लिखते हो, और उसमें जो भी फंक्शंस बने हैं
वो स्पार्क के फंक्शंस है, पाइथन के अंदर आप लिख सकते हो। कोडिंग आपका पूरा पाइथन में ही होता है। डेटा प्रोसेसिंग जैसे कि लूप लगाना है कहीं कहीं डेटा इफ एल्स लगाना है, ये सारी चीज़ें पाइथन में ही होती है। सो बेसिक जो फंडामेंटल्स है पाइथन के, दैट इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट द करियर एज अ यस, डेटा इंजीनियर। कोर पाइथन इज़ इनफ, एडवांस पाइथन की ज़रूरत नहीं है। ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपका डिस्कशन सुन रहा था, आपने बोला डेटा ब्रिक्स एंड स्पार्क, आपका मतलब काफ़ी स्ट्रांग होना हाँ, चाहिए। मेरा तो मतलब वही है, क्योंकि अगर एज अ न्यू लर्नर, जैसे कि आप कोई और टूल लेते हो तो कॉन्फ़िगरेशन में और वर्जन कंपेटिबिलिटी में ये सब स्टूडेंट्स का टाइम ज़्यादा जाता है। कि पाइथन कुछ अलग वर्जन ले लिया, क्लस्टर कुछ अलग वर्जन ले लिया, उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा, डेटा जॉब तो रन हो रहा है लेकिन डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, या ट्रांजैक्शन है अपने। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो डेटाब्रिक्स में ऑलरेडी किया हुआ है। आप जस्ट प्लग एंड प्ले करके डेटाब्रिक्स यूज़ कर सकते हो एज अ ओके। लर्नर। एज अ बिगिनर मैं डेटाब्रिक्स प्रेफर करता हूँ, ओके। क्योंकि आपको जो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। आप जस्ट प्रोग्रामिंग और पाइस्पार्क पे फोकस कर सकते हो। सो जब आप प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जब बता रहे थे तो यू टॉक्ट अबाउट द डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में आप कोई एल्गोरिदम यूज़ करें, कोई फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम? अभी जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं फीडबैक मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि उनका हर प्रोडक्ट पे अलग अलग कस्टमर का फीडबैक आता है, उसमें जो कस्टमर के जो फीडबैक्स रिटर्न में आते हैं या वो जो रेटिंग देते हैं उसके हिसाब से हम लोग उनका चर्न रेट ट्राई करते हैं कि ये सेम कस्टमर पहले आया था, उसका पहला फीडबैक क्या था, आगे अगर उसने पहले पॉजिटिव दिया है ना, बाद में नेगेटिव दिया है, तो वो किस सेंटिमेंटल एनालिसिस ये सब हम करते हैं कि पॉजिटिव सेंटिमेंट था या नेगेटिव सेंटिमेंट था। और उसके हिसाब से अभी सपोज कोई कस्टमर नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो business can handle them with the separate agent, that what is the feedback, why you are facing that issue। और उसमें मेनली है कि बाकी टाइम सीरीज़ वाले भी है, उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि एक कस्टमर जो, अगर सपोज़ मैं इंश्योरेंस कंपनी कोई चलाता हूँ, मतलब है मेरा इंश्योरेंस निकाला हुआ, तो मैं उस ऐप में 7 दिन के अंदर कितनी बार लॉगिन कर रहा हूँ, 30 दिन के अंदर कितनी बार लॉगिन कर रहा हूँ, एक साल में मैं कितनी बार लॉगिन कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरा उस ऐप के ऊपर जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं मेरे खुद का कर रहा हूँ, मैं खुद के पॉलिसी का कर रहा हूँ, या मैं मेरे फैमिली का पॉलिसी का भी पेमेंट उसी ऐप थ्रू कर रहा हूँ या वेब थ्रू कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ट्रैक होती है। और कभी भी मतलब जो भी प्रोडक्ट है, हर अभी जो भी बिज़नेस है, अगर कोई बिज़नेस चल रहा है तो हर कस्टमर का माइक्रो मूवमेंट भी ट्रैक करते हैं लोग। सो जैसे कि मतलब ये कितना डेंजर नहीं बोल सकती इसे, बट इट जस्ट लाइक दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, या फिर यूज़र क्या क्या कर रहा है, हर अब चीज़ यहाँ पे ट्रैक हो रही है, राइट? अभी हम कभी 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 क्या करते हैं कि सपोज नेटवर्क लो है किसी टाइम पे, हम जस्ट ऐप खोलते हैं, नहीं लोड हो रहा, बंद कर देते हैं, अच्छा। ये भी ट्रैक होता है। अच्छा। आप मोबाइल का लैप मतलब लॉक कितनी बार खोलते हो, कितनी बार बंद करते हो, ये भी सब रिकॉर्ड रहता है। हाँ, ये पब्लिकली नहीं रहता, हाँ। लेकिन वो लोग खुद के स्टडीज़ के लिए ये लोग ये डेटा यूज़ करते हैं। अच्छा, और फिर उसी से जो एनालिसिस करने के बाद में हाँ, जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें वो देखेंगे कि देखेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि अमेज़ोन पे अगर मैंने शूज़ देखा, सिर्फ मैंने ख़रीदा नहीं है, और कोई भी अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो हर बार मुझे वो शूज़ ही दिखता है। हाँ, उसका एक ट्रैक है कि मतलब हर बार आप जब हर स्क्रीन पे मोबाइल की हर हर पिक्सल पे पिक्सल वैल्यूज़ रहता है या कुछ एपीआईज रहते हैं, उनका जो ट्रैकिंग है, बैक ट्रैकिंग होता रहता है। वो हर स्क्रीन का एक अलग से नाम रखते हैं, हर बटन का अलग से नाम रखता है। जो पर्टिकुलर यूज़र जर्नी आप अगर ट्रैक करने जाओगे, जब से आपने लॉगिन किया, लॉगिन में आप कितने लॉगिन कौन से पेज पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया, वो सब आता है। और वो जो बैकएंड में डेटा स्टोर होता है, वो जब लॉग देखते हैं तो जो एनालिसिस रहता है, एनालिटिक्स डेटा एनालिसिस का जो काम है वो यही करते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन
आपको लेना है तो फिर उसके पर्टिकुलर सीज़न में या पर्टिकुलर ऑफर आता है तो आपको वो ऐड शो होता रहता है। नहीं, कितने बार तो मैंने ये भी देखा है कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका भी ऐड आ जाता था ऑटोमेटिक। अभी तो ऐसा है कि मतलब जब आप मोबाइल में, अभी मुझे रिसेंटली एक यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी आया था कि आपने पूरे साल में क्या क्या देखा और कितना देखा, अच्छा। उसके हिसाब से आपका मेंटेलिटी क्या है और आप क्या सोचते हो। राइट। ये मतलब यूट्यूब ऐसे ही नहीं, आपको कोई एक वीडियो प्रेफर कर रहा है, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। ओके। और जो भी आप ऐड भी देखते हो, आप ऐड कितने सेकंड में स्किप करते हो, उस हिसाब से भी आपको नेक्स्ट ऐड क्या आएगा वो डिसाइड करता है। अच्छा, अगर मतलब मेरा इंटरेस्ट अगर डेटा इंजीनियरिंग में है तो ऑटोमेटिकली मुझे डेटा इंजीनियरिंग की वीडियोस दिखेंगे, यस डेफिनेटली। और अगर मैं 30 सेकंड में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे 30 सेकंड में ही दिखेगा। डिपेंड्स, मतलब उनका जो एनालिसिस है उसके हिसाब से। और अभी तो इतना एडवांस एनालिसिस हो चुका है कि अब तक मतलब जस्ट चैट जीटीपी या ये एआई का ट्रेंड चालू होने से पहले ये लोग बस ये सोचते थे कि आपने क्या किया। अच्छा। अब ये कंपनीज इतना आगे जा चुकी है एआई की वजह से कि ये लोग आपको नेक्स्ट क्या मूव है ये वो प्रेडिक्ट करते हैं वो प्रेडिक्ट कर लोग, लेते हैं। और आपके मूव डेफिनेटली वही रहते हैं। अच्छा। इतना एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा बढ़ गया। जैसे अभी 2-3 साल पहले चैट जीटीपी जस्ट एंटर किया था मार्केट में, तब ये लोग मतलब जस्ट गूगल के जैसा यूज़ करते थे स्टार्टिंग पे, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये प्रेडिक्ट भी करता है। प्रेडिक्शंस के लिए जैसे जैसे ये एआई मॉड्यूल्स ट्रेन होते जा रहा है, इस उसके हिसाब से ये लोग अच्छे से रिजल्ट प्रेफर कर पा रहे हैं और प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं। बट बट आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस कि काफ़ी लेकिन स्ट्रांग हो रहा है ये, क्योंकि एक टाइम था अगर हमें कुछ एरर मैसेज आता है तो हम लोग हर टाइम पे गूगल पे जाते थे, 100 वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें से कोई प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। अब चैट जीपीटी में आप वही प्रॉब्लम डाल दो, वो आपको सॉल्यूशन दे रहा है। अगर उसको में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका फिर से सॉल्यूशन दे रहा है। या चैट जीट अभी एआई में इतना मॉड्यूलेशन हो चुका है कि जो आंसर एआई दे रहा है उसको वो रीथिंक करता है। अच्छा। रीथिंक मॉड्यूल करके आया है। फिर एमसीपी एक मॉड्यूल है, उसमें अगर सपोज मैं किसी सिटी का टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ तो उसमें डेटा डिवाइड होता है। जो भी वो आंसर करेगा, अभी सपोज रोज़ का एआई के पास अगर रोज़ का टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वो किसी अलग सोर्स से लेगा जो जो डेली चेंज होगा, उसको एनसीपी रिक्वेस्ट बोलते हैं। वो भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। और अभी जो एआई थ्रू जो हो रहा है वो आप क्या सोचते हो उसके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस है। जैसे कि उनको अभी इन फ्यूचर अभी जैसे कि एलॉन मस्क है या कुछ गूगल वाला है। अभी गूगल का रिसेंटली 2 वीक पहले एक एंटी ग्रेविटी करके एक आईडी लॉन्च हुआ है। उसमें जैसे कि अभी अभी हम ट्रेडिशनली चैट जीटीपी यूज़ करते हैं कि हमारा जो कोडिंग वाला स्क्रीन है वहाँ से कोड कॉपी करते हैं, वहाँ पे डालते हैं, यहाँ से वहाँ। वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी को पायलट है, गिटहब को पायलट, वो को पायलट में जैसे कि चेक माई स्क्रीन एंड आंसर मी, अरे बाप रे। यू नो नीड टू कॉपी योर कोड टू दैट प्रॉम्प्ट। तो फिर इसके वजह से क्या आपको लगता है कि ड्यू टू दिस एआई डेटा इंजीनियर की जॉब जाने वाले हैं? नहीं, करियर किसी का ख़त्म नहीं होगा डेफिनेटली। क्योंकि जैसे आप आईटी चूज़ कर रहे हो मतलब आपने रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना देखना ही है। है, सीखना है। और आप डेफिनेटली ये एआई की वजह से ही नहीं, अगर आप 6 महीने में नया टेक्नोलॉजी एक्वायर नहीं करते हो तो आप भंगार में जमा होते जाते हो। हाँ। नहीं, बात तो सही है। मतलब भागने से अच्छा है कि इसको एडॉप्ट कर लो। इसलिए मैं बोला कि क्विक लर्नर इज़ अ मेन की पॉइंट इन आईटी। आप कोई डेटा इंजीनियरिंग या कोई और भी टेक्नोलॉजीज़ में, आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम करते हो, आपको क्विक लर्निंग चाहिए ही चाहिए। अच्छा। सो मतलब ओवरऑल हमारा जो डिस्कशन था काफ़ी फ्रूटफुल है, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा देखते हैं कि एनी लास्ट सजेशन दैट यू वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट जिनको अपना करियर डेटा इंजीनियरिंग में या फिर डेटा साइंस में अगर स्टार्ट करना है। स्पेशली हमारे पास में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनके करियर में गैप है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ्रेशर्स है,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, जैसे यू स्टार्टेड विद द वेब डेवलपर, अभी उनको डेटा इंजीनियरिंग में आना है, तो एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव फाइनली? जैसे कि न- ये मत सोचो कि आपका एक बाउंड्री है, उसके बाद मुझे नहीं जा सकता। आईटी इज़ अ नेवर एंडिंग बाउंड्रीज। आप कौन से भी टेक्नोलॉजीज़ में हो, आपका गैप भी कितना है, ये सारी चीज़ें 10 साल पहले कंसिडर की जाती थी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशन क्या है। अभी जैसे कि एआई जो है, एआई की वजह से आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। आपका बैकएंड क्या है, आपका आप क्या करके आए हो, इससे किसी आईटी कंपनी को कुछ मतलब नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इससे आईटी कंपनी को, इंडस्ट्री को वो है। अच्छा, सो देखिए, मतलब इन्होंने लास्ट में जो सजेशन दिया है कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसको आईटी से कोई लेना देना नहीं है। इट जस्ट कि आपको अपना करियर आईटी में स्टार्ट करना है, वहाँ पे आप किस तरह से रोल अपना परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगेन, आप हमारे जो आज के गेस्ट है, आपने देखा इन्होंने अपना करियर जो है, ही स्टार्टेड विद वेब डेवलपर। वेब डेवलपर कहाँ पे, देन ही मूव टू द हाडूप टेक्नोलॉजीज, देन ही मूव टू द डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग से डेटा साइंस। उसमें भी आपको बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए, लाइक जैसे इन्होंने डेवऑप्स में CI/CD पाइपलाइन वगैरह, आपका क्लाउड अच्छे से पता होना चाहिए। एंड एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी आज ओवरऑल पूरे पॉडकास्ट में, इन्होंने अपना जो करियर था, ही स्टार्टेड हिज करियर विथ नो मनी। जो काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो एंड अगर आपको कहीं पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप पैसों के पीछे मत भागो, पैसा ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो वही है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो आपने प्रोजेक्ट की लिस्ट बताई कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, तो वो भी मेरे लिए भी काफ़ी लर्निंग था। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे लर्निंग आती है तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड ये जो पॉडकास्ट है डेफिनेटली स्टूडेंट लोगों के पास में लॉन्ग टर्म पर रहेगा। एंड अगर इनके कुछ क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।